प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत आज फिर कक्षा 12 के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर की शुरुआत करते हुए कुछ साधारण टर्म के बारे में जाना, जैसे कि अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण। आज भी कुछ आगे की बात करते हैं और मैं अपने लेक्चर की शुरुआत अधिशोषण व अवशोषण में अंतर से करता हूँ। हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शंस, यानी अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ और फिर से रिवीजन भी करेंगे और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो अधिशोषण जो है वो कैसी घटना है? एक पृष्ठीय घटना है। आप सबको पता है कि अधिशोषण में अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ आकर क्या हो जाता है, जम जाता है। और ये जो जमना है ये कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। लेकिन अवशोषण में हमने पढ़ा था कि अधिशोषक पर जो अधिशोष्य आकर जमते थे अवशोषण में, ना केवल सरफेस पर बल्कि पदार्थ के बल्क या स्थूल में अंदर तक जाकर क्या हो जाते थे? समाहित हो जाते थे। एक चित्र के माध्यम से ये हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि अधिशोषण प्रारंभ में कैसा होता है? तीव्र होता है, और बाद में कैसा होता है? मंद होता है। सीधी सी बात है कि अधिशोषक है तो उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र हैं, मुक्त संयोजकता हैं। शुरू में उनकी मात्रा कैसी होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए अधिशोष्य पदार्थ आकर ज़्यादा बैठेगा। लेकिन एक बार जब ये मुक्त संयोजकताएं संतुष्ट हो जाएंगी तो बाद में आने वाले पदार्थ को स्पेस कम मिलेगा, अधिशोषण कम होगा। जैसे कि सपोज़ आप एक क्लास में बैठे हैं, 30 बच्चे हैं और उन्हें हम दूसरे क्लास में एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं आगे की बेंच पर बैठूं, तो वो दौड़कर उस क्लास में जाते हैं और पहले ही आगे बैठ जाते हैं, और बचे खुचे बच्चे फिर बची खुची बेंचों पर बैठते हैं। ऐसा अमूमन अक्सर होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा ही कुछ अधिशोषण में भी होगा कि अधिशोषण में अधिशोषक के ऊपर जब अधिशोष्य पदार्थ आकर बैठेंगे तो शुरू में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा बैठेगी और बाद में कैसे बैठेगी? मंद बैठेगी। बाद में ये प्रक्रिया धीमे धीमे होगी, यानी भौतिक अधिशोषण शुरू में अधिक होगा, बाद में धीमा या मंद होगा। लेकिन अवशोषण में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सपोज़ हम घर में बहुत सारे अवशोषण की प्रक्रियाएँ देखते हैं। सुबह सुबह सभी लोग चाय पीते हैं, चाय में आपने बिस्किट डाला, क्या होता है? बिस्किट के अंदर चाय एक समान वेग से अंदर समाहित हो जाती है। तो अवशोषण में ऐसा नहीं होता कि शुरू में अधिक हो बाद में मंद हो। अवशोषण एक समान गति से होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तो ऊपर के दोनों अंतर समझ में आए होंगे। तीसरा अंतर क्या है कि पदार्थ का सांद्रण जो है अधिशोषक की सतह पर ज़्यादा होता है। तो ये हम सब जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण में सरफेस पर अधिशोष्य पदार्थ का सांद्रण कैसा होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन अवशोषण में सरफेस पर भी होता है, स्थूल में भी होता है। अगला जो अंतर है वो क्या है कि अधिशोषण में अधिशोष्य से अधिशोषक को आसानी से हटाया जा सकता था, और ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहला रही थी? विशोषण कहला रही थी। यानी अधिशोषक से अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? विशोषण कहला रही थी। बताया था ना, तस्वीर पर धूल जमी थी, कपड़ा मारकर अलग कर दिया था। उदाहरण याद है ना आप लोगों को? तो जब हम अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग आसानी से कर पाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। लेकिन एक बार अवशोषण हो गया तो अधिशोषक से अधिशोष्य को साधारणतः अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें विशेष विधियों की आवश्यकता होगी। और वो विशेष विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो यहाँ कुछ के नाम लिखे हैं कि जैसे वाष्पन है, जैसे क्रिस्टलीकरण है। तो इनके बारे में आप विगत कक्षाओं में जान ही चुके हैं। क्रिस्टलीकरण के बारे में भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि अशुद्ध पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक में मिलाकर क्रिस्टल बनाकर अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और लास्ट चीज़ क्या है? सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। ये एग्जाम्पल भी हमने पिछली कक्षा में लिया था और मैंने बताया था कि लेदर की जैकेट हो, बैग्स हो, उनके अंदर सिलिका जेल के पाउचेस आते हैं जो आर्द्रता को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, और जो भी पदार्थ है, जो भी सामान है, वो आर्द्रता या नमी से सुरक्षित बना रहता है। तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का क्या होता है? अधिशोषण होता है। अब अवशोषण में जो उदाहरण दिया है वो क्या दिया है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो यहाँ पर एक खास बात है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड।
अब जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaCl2.2H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं और हमें जो CaCl2 बचता है उसको हम निर्जल CaCl2 बोलते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 बोलते हैं। लेकिन चूंकि नेचर में कैसा पाया जाता है CaCl2.2H2O, इसलिए CaCl2 का नेचर हमेशा आर्द्रता को अवशोषित करने का बना रहता है, पानी को अवशोषित करने का बना रहता है। इसलिए जब कभी भी उसको आर्द्रता मिलती है वो फिर से आर्द्रता को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए हम CaCl2 का यूज आर्द्रता ग्राही के रूप में करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि निर्जल CaCl2 को जब कभी भी आर्द्रता मिलेगी, जब भी जल वाष्प मिलेगी, वो उसको हमेशा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, क्योंकि नेचर में जो चीज़ जैसी होती है वो वैसा ही बने रहने का प्रयास करती है। समझ में आ रहा है? ज़मीन के अंदर से लोहा निकालते हैं तो किस रूप में निकलता है, Fe2O3.3H2O, इस रूप में अंदर लोहा रहता है। जब हम लोहे को शुद्ध करके केवल क्या प्राप्त कर लेते हैं, Fe, लेकिन जैसे ही इस Fe को नमी आर्द्रता मिलती है, उससे कुछ अशुद्धियों का संपर्क होता है, तो वो वापस जंग के रूप में क्या बना लेता है, Fe2O3.3H2O, क्योंकि नेचर में जो चीज़ जैसी होती है वो वैसे ही रहने का क्या करती है, प्रयास करती है। हम अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी में भी तो कहते हैं कि वो बाई नेचर ऐसा है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये केवल व्यक्तियों के साथ नहीं है, हमारे रसायन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उन पर भी ये बात लागू होती है कि नहीं। चलिए, तो मैं सोचता हूँ कि अधिशोषण अवशोषण के बारे में आप जान गए होंगे। अधिशोषण कैसी घटना है पृष्ठीय, अवशोषण कैसी है पूरे माध्यम और सतह पर होने वाली अभिक्रिया है, सतह के साथ साथ पूरे माध्यम में होने वाली अभिक्रिया है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र, बाद में कैसा होगा, मंद होगा, लेकिन अवशोषण एक समान वेग से होगा। अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सांद्रता अधिक होती है, लेकिन अवशोषण में सतह के साथ साथ बल्क में भी सांद्रता अधिक होती है। अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषक को आसानी से अलग अलग विशोषण द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अवशोषण में विशेष विधियों की आवश्यकता होती है और सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का हमेशा क्या होगा, अधिशोषण होगा, लेकिन निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले अंतर के बारे में पढ़ते हैं। अगली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो क्या है, आपकी भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ आकर बैठता है तो उनके बीच में कोई ना कोई क्या बनते हैं, बल बनते हैं, कोई ना कोई बंध बनते हैं। और यदि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में कौन से बंध बनते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बल बनते हैं, तो इस तरह का अधिशोषण कौन सा अधिशोषण कहलाता है, भौतिक अधिशोषण। लेकिन यदि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बल या रासायनिक बंध बनते हैं तो इस तरह का अधिशोषण कौन सा अधिशोषण कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। मतलब समझ रहे हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच बनने वाले बंधों के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊर्जा का मान कितना होता है, 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल, जबकि रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है, 200 से 400 किलोजूल प्रति मोल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल दिया, अधिशोषण ऊर्जा या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती क्या है। तो सीधी सी बात है, अधिशोषक के ऊपर जब 1 मोल अधिशोष्य आकर क्या होगा, बैठेगा, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही ऊर्जा क्या कहलाती है, अधिशोषण ऊर्जा। यानी अधिशोषक के ऊपर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित हो जाने पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या कहलाता है, अधिशोषण ऊर्जा कहलाता है। आप सभी 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो चीज़ों के बीच में बंध बनते हैं तो हमेशा ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ध्यान रखें कि अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है कि अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। आपको बताना है कि कैसी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। अब भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में चूंकि वीक फोर्स बन रहे हैं,
जो कि वीक फोर्स बन रहे हैं, इसलिए ऊर्जा भी कम निकलेगी। इसलिए अधिशोषण ऊर्जा का मान केवल कितना है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, रासायनिक बंध बन रहे हैं, इसलिए ऊर्जा भी ज़्यादा उत्सर्जित होगी और उस ऊर्जा का मान कितना होगा, 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, भौतिक अधिशोषण कैसे ताप पर होगा, निम्न ताप पर होगा। सीधी सी बात है कि सॉलिड सरफेस पर यदि गैसें आकर क्या हो रही हैं, बैठ रही हैं, तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ताप को कम करते हैं गैसें क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और ठोस पर आकर क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। जबकि ताप बढ़ाने पर गैसें अधिशोषक को छोड़कर क्या हो जाती हैं, वाष्पित हो जाती हैं। यानी ताप का प्रभाव कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। ताप कम करने पर गैसों का अधिशोषण बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाने पर गैसों का अधिशोषण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि ताप बढ़ाने पर, सीधी सी बात क्या है कि जैसे जैसे हम ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अधिशोषण x/m, अधिशोषण को प्रदर्शित करते हैं कैसे, x/m से। और यहाँ पर क्या है, ताप। तो जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे अधिशोषण की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो x/m है, अधिशोषण की मात्रा है, और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ खींचें तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भौतिक अधिशोषण ताप कम करने पर बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, भौतिक अधिशोषण की मात्रा गैसों के द्रवण की सहजता पर निर्भर करती है। यानी सीधी सी बात है कि अधिशोषक पर यदि गैसों को अधिशोषित कराना है तो वो गैसें ज़्यादा अधिशोषित होंगी जिनमें द्रवित होने का नेचर है, जो आसानी से द्रवित हो जाएंगी। क्या ऐसी गैसों के नाम याद हैं? तो बिल्कुल, अमोनिया। आप सबको पता है कि अमोनिया गैस पर दाव लगाने पर वो आसानी से द्रवित हो जाती है। सीसीओ में द्रव अमोनिया भरी हुई आप सबने केमिस्ट्री लैब में देखी होगी। CO2 को भी आसानी से द्रवित किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में आपने देखा होगा कि शरबत में कौन सी गैस घुली हुई रहती है, CO2। तो दाव बढ़ाकर हम CO2 को भी आसानी से द्रवित कर सकते हैं। इसी तरह SO2 गैस को भी द्रवित कर सकते हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आसानी से द्रवित नहीं कर सकते और उनके एग्जाम्पल हैं H2O2, Cl2। ऐसी कुछ गैसें हैं जिसे आसानी से द्रवित नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका भौतिक अधिशोषण ज़्यादा होगा। रासायनिक अधिशोषण में गैसों के द्रवित होने का रासायनिक अधिशोषण से कोई वास्ता, कोई संबंध नहीं है। भौतिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ये तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, कई बार ये चीज़ रिपीट हो गई है कि अधिशोषक के ऊपर यदि अधिशोष्य पदार्थ आकर बैठ गया है तो हम विशोषण द्वारा उसे आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। यानी भौतिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन आकर क्या हो रहा है, बैठ रहा है और एल्यूमिना बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्यूमिना। अब हम सोचें कि वापस एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से साधारणतः अलग कर पाएँ तो यह संभव नहीं है। इसके लिए तो विशेष विशेष विधियों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जी का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आसान प्रक्रिया नहीं है एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन को अलग करना। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। भौतिक अधिशोषण जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, रासायनिक अधिशोषण इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अगला देखें, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट नहीं होती, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, किसी भी ठोस पर कोई भी गैस आकर क्या हो सकती है? अधिशोषित हो सकती है। कोई भी गैस मना नहीं करेगी कि ये ठोस तांबा हो, लोहा हो, पत्थर हो, किसी भी ठोस पर किसी भी गैस का अधिशोषण हो सकता है। सपोज कि ये एक क्या है, कार है ना। ये क्या है? कार है, और कार पर क्या जमी हुई है? धूल जमी हुई है। अब इस कार पर जब धूल जमी है ना,
तो धूल ये थोड़ी देखेगी कि कार कौन से कलर की है, महंगी है, सस्ती है। धूल को तो जमना है और कार को, धूल को अपने ऊपर क्या करना है, जमाना है। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में जुड़ने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा अधिशोषण होगा, ये भौतिक अधिशोषण होगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में अभी बात की थी कि एल्यूमिनियम के ऊपर यदि ऑक्सीजन को जमना है तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन एक दूसरे की संयोजकताओं का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन का ध्यान रखेंगे। इस दोनों को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नेचर को समझना पड़ेगा, यानी इनका जो नेचर होगा, इनकी जो प्रकृति होगी वो स्पेसिफिक होगी, विशिष्ट होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, बहुपर्तीय होता है। तो अभी बात की थी कार पर धूल जम गई थी, एक बार कार पर धूल जम गई तो क्या और धूल उसके ऊपर नहीं आकर जम सकती? बिल्कुल जम सकती है। धूल के ऊपर धूल, धूल के ऊपर धूल की कई सारी लेयर क्या हो सकती हैं, जम सकती हैं। दीपावली के त्योहारों के अवसर पर बहुत सारी रंगोलियाँ बनाते हो, एक रंग के ऊपर कई सारे रंग डाल देते हो, क्या रंग आपस में मिलते हैं? नहीं मिलते। काय का एग्जाम्पल है? भौतिक अधिशोषण का। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन आ गया है, यदि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं तो ज़रूरी नहीं इसके ऊपर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके लेयर बनाएं। समझ में आ रहा है? यदि एक केमिकल के ऊपर अगर आप दूसरा केमिकल बिछा दोगे, कोई ना कोई रिएक्शन होकर वो एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज, मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि भौतिक अधिशोषण मल्टी लेयर्ड हो सकता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण मल्टी लेयर्ड नहीं हो सकता। कई बार पूछा गया है, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखें, भौतिक अधिशोषण जो है वो दाब के साथ क्या होता है, बढ़ता है। सॉलिड पर गैसों को क्या कराना है, अधिशोषित कराना है। ऊपर से क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। दाब लगाने पर गैसें ठोस पर आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी, द्रवित हो जाएंगी, होंगी कि नहीं। लेकिन केमिकल रिएक्शन दाब बढ़ाने पर कैसी हो जाती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखें। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। तो ये एक तरह से दोनों में अंतर नहीं है, ये दोनों का एक दूसरे से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है। यानी कि यदि अधिशोषक ज़्यादा होगा तो अधिशोषित ज़्यादा आकर बैठेगा और भौतिक अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। और यदि एल्यूमिना पर खूब सारी ऑक्सीजन आकर बैठेगी तो एल्यूमिनियम के ऊपर खूब सारी ऑक्सीजन आकर बैठेगी तो एल्यूमिना बनने की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों ही तरह के अधिशोषण, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो चाहे वो रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों ही तरह के अधिशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिशोषक का कैसा होता है, ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया जो है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल, दुर्बल वान डेर वाल बल। रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बल, रासायनिक बल या रासायनिक बंध। भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊर्जा का मान कितना, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी कितनी है, 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर बढ़ेगा। भौतिक अधिशोषण, यदि गैसें आसानी से द्रवित होंगी तो ज़्यादा होगा, आसानी से द्रवित नहीं होंगी तो अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि रासायनिक अधिशोषण में गैसों के द्रवित होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होते, लेकिन रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होते हैं। भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, रासायनिक अधिशोषण एक पर्तीय होता है। भौतिक अधिशोषण दाब के साथ बढ़ता है, रासायनिक अधिशोषण दाब के साथ घटता है। जबकि चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर दोनों ही तरह के अधिशोषण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो आज के इस वीडियो लेसन में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे जितने भी वैकल्पिक प्रश्न बन रहे हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। एग्ज़ाम
की दृष्टि से 4 नंबर का लगभग ये चैप्टर आपको 4 नंबर दिलाता है ना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नवांकुर डीजी क्लासेस की आने वाली क्लासेस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, अगले वीडियो लेक्चर्स में आपकी मुलाकात होगी। और हाँ, जिन लोगों ने नवांकुर विद्यापीठ गंज वासोदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने उन मित्रों से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।